जिंदल की मैं हाँ, मैं आपका भी तहे दिल से बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ। आप जेएसएल लाइफ़स्टाइल लिमिटेड की क्रिएटिव हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वह जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से जुड़ी हुई हैं और भारत में स्टेनलेस स्टील को एक नई पहचान दिलाने में आप विशेष आपकी मेहनत रही है। साथ ही स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बिज़नेस में, कॉर्पोरेट में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी आपने अपने जीवन में लाया है। आप एक बहुत ही सफल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपके ही द्वारा डिज़ाइन किया आर्टिडिनोक्स की भी आपने स्थापना की और उद्योग जगत में योगदान के साथ-साथ आप ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च, जिंदल स्टेनलेस फाउंडेशन और कई इंस्टीट्यूशंस के भी आप चेयरमैन हैं। तो मैं दीपिका बहन का भी बहुत-बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं बहनों से अनुरोध करूँगी कि बुकी के द्वारा स्वागत करेंगे। तालियों से बहुत-बहुत स्वागत। हमारे भारत को पूरी दुनिया में एक परचम फैलाने वाली महान शक्ति, नारी शक्ति का परिचय देने वाली आज विशेष विभूतियाँ, विशेष शख्सियत हमारे बीच में बैठी है और ये हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है और आप सभी भी उनमें से एक हैं। आप सभी भी जिस भी प्रोफेशन में हैं, वहाँ रह कर के अपने परिवार का, समाज का और देश का ज़रूर नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप सभी का भी आप जो सभी आए हैं, आप सभी का भी तहे दिल से बहुत-बहुत वेलकम है, स्वागत है। तो अभी मैं सिस्टर मेघना बहन से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो आज हमारा पैनल डिस्कशन रहेगा। दीदी बोलिए। अच्छा। ठीक है, तो अभी मैं संगीता दीदी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का जो विषय है वुमेन फाउंडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, दीदी इसके ऊपर हमें डेप्थ समझाएँगे। थैंक यू। इट्स ओके। तो संगीता दीदी। और पीछे नहीं होना, गिर जाओगे। नहीं, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, ये दिल हिलेगा में नहीं। जगह होनी चाहिए। नहीं, ये हिलेगा नहीं। ओम शांति। तो आज के विशेष दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं नारी शक्ति की पहचान का दिवस है। विश्व ने नारी शक्ति को पहचाना तो उसका आदर करके एक दिवस मनाते हैं। तो जैसे योगा दिवस, मेडिटेशन दिवस मनाते, तो ये भी एक वुमेन में मेन समाया हुआ है। मतलब पूरा जगत उस वर्ड में भी समाया हुआ है। अब जब वैसे बात होती है ना, कभी भी कहते हैं माँ बच्चे की प्रथम गुरु है, बोलते हैं ना, मानते भी है। अब सोचने की बात है कि क्या पिता बच्चे का प्रथम गुरु नहीं है? मतलब पिता के भी कितने, हम कहते हैं बाप पे गया, कई कहते हैं माँ पे गया, लेकिन बाप पे गया और बाप के पूरे संस्कार उसमें आते हैं। कभी कभी दादा दादी के संस्कार बोलते उसके हैं, किसी को बोलते हैं नाना के संस्कार आए हैं, लेकिन फिर भी वर्ड जो है, एक स्टेटस जो है, या जो ये जो आदर या जिम्मेवारी
जो बताया है कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। तो अब या तो संस्कार सारे आते हैं, लेकिन गुरु माँ है। तो अब इसके पीछे का क्या भाव है? क्यों क्यों ऐसा कहा गया है? तो अब वो तो चलो हम कहते हैं कि बच्चे के साथ ज़्यादा माँ का कनेक्शन ज़्यादा होता है या माँ का लगाव है, वो ठीक है। लेकिन प्रथम गुरु, क्योंकि बच्चे का जन्म से भी संस्कार, मतलब जो सोचने, जो वाइब्रेशंस माँ क्रिएट करती है, तो वो वाइब्रेशंस, क्योंकि वो बच्चा अभी तो पावर सोल रूप में है, तो उसमें इतनी पावर है, उसको ग्रहण करता रहता है। तो वहां से वो उसकी हर फीलिंग्स को समझ रहा है, हर बात को समझ रहा है। एक होता है कि पता है, लेकिन एक है वो, मतलब अभी वो जन्मा नहीं है, लेकिन आत्मा रूप में, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है ना। जब भी समझ हमारी कम होती है, उसका कारण है कि बुद्धि कोई न कोई विकार से ग्रसित है। जब से कोई क्रोध में बहुत होता है, तो आप कितना भी समझाओ, वो समझता नहीं है। इसी तरह कोई मोह, बहुत अटैचमेंट है, उस समय आप उसको राइट बात भी बोलो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरह डिसीजन मत लो, लेकिन वो मोह के वश वो गलती कर लेता है। तो जब भी विकार से वशीभूत होती है सोल, तो वो डिसीजन उसके रॉन्ग होते हैं। तो जब गर्भ में है, वो आत्मा अटैच नहीं है, तो अटैचमेंट नहीं है तो ईगो नहीं है, तो लोभ नहीं है, तो और कोई विकार नहीं है। तो ऐसा सोल वो पूरी फीलिंग्स को ग्रहण कर पा रही है। तो उस समय से जो जो फीलिंग्स उस बच्चे के लिए क्रिएट होता है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पेरेंट्स का क्रिएट होता है। तो वो बच्चा उस फीलिंग्स को ग्रहण कर रहा है, उस अकॉर्डिंग वो अपनी पर्सनैलिटी बनाता जा रहा है। और फिर बाद में बाद में भी कनेक्शन माँ से होता है। तो जैसे पेरेंट्स उसको कहते जाते हैं, फॉर सम एक सर्टेन एज तक वो उसकी रियलिटी बनती जाती है कि जो उन्होंने कहा, मतलब वही वो है। उसको वो अपने आप को, जैसे इसमें कई बार जैसे पेरेंट्स ही होते हैं या मदर विशेषकर, जैसे होता है कि देख ये कितना समझदार है, ये कितना बोल्ड है, तू कितना माइल्ड है, मतलब तू इतना डरता है, इतना डरपोक है। अब ये स्टेटमेंट जब बोला जा रहा है बार बार, और वो रिलेशनशिप जो सबसे क्लोज है, और फिर वो सारा दिन कितनी बार बोल देती होगी, कई सारी घटनाएं होती है जब निकल ही जाता है। अब जब ये हम बोलते रहते हैं, आज हम बड़े भी हो गए, अगर मुझे कोई बार बार कहे तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम बहुत क्रोधी हो, तुम बहुत क्रोधी हो, तुम बहुत क्रोधी हो, फाइनली हम क्या बिलीव करने लग जाते हैं, हाँ मैं हूं ना। बड़े हैं तो भी हम बिलीव करते हैं। तो फिर वो छोटा है, और अगर उस एज से उसको इस तरह से एक टाइटल मिला गया, तो वो क्या करेगा, बिलीव करने लग जाता है। और बिलीव करता है, वैसी ही पर्सनैलिटी बनती जाती है। तो वो इंसान की पर्सनैलिटी आज जो भी बनी, उसमें बहुत बड़ा रोल जो उसके सबसे नजदीक के कनेक्शन वाले हैं उसके होती है। तो इस कारण अब फिर, और वो पर्सनैलिटी इतना करने के बाद भी कभी कभी बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, वो खुद दादी भी बन जाती है, लेकिन वो पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट है रहता है। सब एक्सपीरियंस्ड है। फिर वो कहते हैं कि कोई एकदम, वो मतलब बार बार उसको बोला गया डरपोक है, डरपोक है, या तो वो मिक्स ही नहीं होता है। अगर बाद में चलो कल बहुत जग फॉर्मल, मतलब पॉपुलर हो भी गया, सब कुछ भी हो गया, लेकिन वो मिक्सिंग वाला जो संस्कार है, वो उसका होता ही नहीं है। कारण क्या है? वो उस समय की जो उसको शब्द कहा गया,
वो शब्द उसके लिए एक उसकी रियलिटी बन गई। और वो रियलिटी कितने समय तक और कभी-कभी पूरे जन्म और शायद वो पूरा वो संस्कार कैरी करता है एंड तक। तो इस कारण जो हम बोलते हैं, नॉट ओनली जो हम बोलते हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं, वो सब एक बच्चे का इंसानियत बना रहा है, उसका फाउंडेशन बना रहा है। तो इसलिए अब हम सोचते हैं कि चलो अच्छा बोले, अच्छा, लेकिन अगर बोल अच्छा भी रहे हैं, कभी-कभी फीलिंग्स हमारी नहीं है अच्छी वैसी। तो जब वो नहीं है, कुछ बात हो जाती है, तुरंत हम उस फीलिंग में वापस आएँगे ही। जैसे मैं क्रोधी बहुत हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सुना है कि नहीं अच्छा बोलना चाहिए बच्चे के सामने या परिवार, फिर भी वो हम निकल आता है क्योंकि नेचुरल वे। और दूसरा कि जो-जो क्योंकि इंसानियत को ग्रो कर रही है ना, अब कितनी बार हम छोटी-छोटी बातें हम देखते हैं, कई बार कहते हैं कि ना कुछ बात में ना आज हम बच्चे लिसन नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं तो छोड़ देते हैं। सोचते कि भई आजकल जैसी चॉइस है, तो चॉइस के अकॉर्डिंग भई उनकी चॉइस है, उनको नहीं करते हैं, क्या करें उसकी चॉइस है। अब इसमें हम सोचे जहाँ हमें चॉइस देना चाहिए, तो क्या वो चॉइस क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी, कुछ बात हो गई, नहीं मानते हैं, उनकी मर्ज़ी, छोड़ो, ओपन रखो, ज़्यादा बंधन नहीं रखो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बंधन तो नहीं रखते हैं, मर्ज़ी पे करने देते हैं। तो हर बात में क्यों हम लोगों को जैसे सपोज़ अगर अब हम अपने लाइफ़ को याद रखें, किसी भी बात में क्या हमको चॉइस दी गई थी? चॉइस दी थी हमको कि भई लेट उठते तो लेट उठो, स्कूल मतलब ये ड्रेस अप करना है तो ये ड्रेस अप करते जाओ, चॉइस दी गई थी? बहुत कम घराने होंगे जिसमें चॉइस नहीं दी गई, राइट? हुँ, मतलब डिसिप्लिन तो सिखाया गया ना और एम्फसाइज़ भी किया गया उस डिसिप्लिन में। थोड़ा इस कैमरा को इस लाइन पे कर दो। तो एम्फसाइज़ भी किया, क्यों? उससे क्या फ़ायदा हुआ? जब हमको चॉइस नहीं अगर सुबह उठकर चुपचाप बैठ के अगरबत्ती जलानी है, 5 मिनट बैठना है, ये श्लोक पढ़ना है, तो चॉइस नहीं दी गई। तो उससे क्या हुआ? एम्फसाइज़ भी किया गया, चाहे इम्पोज़ किया गया, एक घर का नॉर्म बनाया गया, डिसिप्लिन बनाया गया, हमें उसको फ़ॉलो करना है। तो उससे क्या हुआ? हम मतलब हम वो एक संस्कार बन गया हमें। और दूसरा हमारे अंदर ये हो किया कि ये तो करना ही है। हमको उन बड़ों का सुनने की नेचर हो गई और अपने आप को उस तरह एडजस्ट करने का संस्कार बन गया। और फिर हम वो जो संस्कार बनाया गया आज हम देखते हैं कि अभी तक भी हमको वो 6 बजे उठने की आदत है, जो भी आदत रखी है। अभी तक भी हाँ? 4 बजे, 6 बजे मतलब नॉट लेट स्लीपिंग। तो अब कोई भी बात में कुछ भी तो इसके कारण सहन शक्ति बढ़ी, एडजस्ट करने की शक्ति बढ़ी, ओबीडिएंट होने की शक्ति हुई और फिर हमारे में एक डिसिप्लिन होने का नेचर हुआ। तो उस समय हमें शायद ज़बरदस्ती भी लगा, शायद लगा क्या है पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आज हमको लगता है कि कितना अच्छा ये हमारे लिए संस्कार बना। तो जो भी एक इम्पोज़िशन था, लेकिन एक ये श्रेष्ठ संस्कार दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर बात में यही कहते हैं, भई चॉइस है उनकी, ये ड्रेस पहनना है उनकी चॉइस, उनकी उस तरह के कंपनी में जाना है उनकी चॉइस,
हर बात में उनकी चॉइस, तो फिर वो कुछ शादी करके ले आएँगे, फिर क्या कहेंगे? हुँ, उनकी चॉइस। तो जब सारा उनकी चॉइस है, एक बार रियल घटना है गुड़गाँव की, तो बच्चा, एक ही बेटा है, तो वो लेट आया, और पेरेंट्स, मतलब 2 बेटे हैं, तो वो लेट आया, छोटा बेटा, और रात के 11 साढ़े 11 बज गए। चिंता हो गई थी क्योंकि कुछ बताया नहीं था, और थोड़ा इस टाइप की कोई ड्रिंक भी लिया था, और फिर आए और थोड़ा आँख भी दिखाई पेरेंट ने, माँ ने, थोड़ा गुस्सा भी हुआ, और माँ ने तो आँख दिखाई, और फादर को तो और गुस्सा आ गया। उसने जैसे ही आया, दरवाज़ा खोला, उसको 1-2 शब्द बोल दिया। बुरा बहुत लगा, और कभी आज तक सुनने की नेचर ही नहीं थी। गया ऊपर, कोठी है पूरी, टेरेस पे गया, वहाँ से मुझे इन्होंने ऐसे कहा क्यों? तो कौन से संस्कार बने? मेरी मर्ज़ी, उसकी चॉइस, उसकी चॉइस, उसकी चॉइस करते-करते आज हमें छोटी-सी बात भी, ना हम कह दुनिया पेरेंट्स कहते हैं हम ना कह सकते हैं, रिलेशनशिप कहेंगे। तो इस कारण जब हम फाउंडेशन है, तो ठीक है, स्ट्रांगली बोलेंगे, मतलब बच्चे दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, जो भी हो, लेकिन मुझे उनके संस्कार अच्छे डालने हैं, मुझे उनके संस्कार श्रेष्ठ बनाने ही हैं। अगर हम ये स्ट्रांग संकल्प रखते हैं, तो चाहे वो इम्पोजिशन है, चाहे वो एक, लेकिन हम उनके फायदे के लिए कर रहे हैं, ये पावर हमारे में चाहिए। लेकिन उसके लिए, वो पावर उनके लिए हो, उसके लिए हमारे में वैसा, हमारी खुद का लाइफ का डिसिप्लिन है। अगर बच्चा देखता है कि माँ ऐसे करती है, वो खुद ही लेट उठती है, लेट सोती है, टीवी देखती है, इस तरह के संस्कार वो देख रहे हैं, जो हम उनके, जैसे हम अगर 50% करते हैं, तो हम उनके लिए क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 50 से तो ज़्यादा ही करेंगे। बहुत कम है जो यहाँ आते हैं, कई ऐसे हमारे यंगस्टर्स हैं कि पेरेंट्स ऐसे करते हैं, वो 4 बजे उठ जाते हैं, पेरेंट्स 7 बजे उठते हैं। तो ऐसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो अगर मैं 50% करती हूँ, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि वो 75% तक होगा ही होगा। तो अगर मुझे उनका 30% तक लाना है, कितना करना पड़ेगा मुझे? तो मुझे एटलीस्ट 0, तो चाहे हमें कितना भी लेट हो जाए, हम लेट नहीं उठे। चाहे हम कितना भी कुछ भी हो जाए, जो स्नान करना का टाइम है, हम स्नान करते ही है। हम वो 5 मिनट बैठते ही है, अगर मिनिमम से मिनिमम। तो अगर हमारी जीवन डिसिप्लिन्ड है, तब ऑटोमेटिक वो एनर्जी, जो कर्म दिखाई देता है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति दूसरे के लिए होती है। वो उनको मिलती है, उनको ऑटोमेटिक महसूस होती है, और फिर चाहे हम शब्द से इम्पोज़ करें या उसको डिसिप्लिन में बोले, दिस इज़ द नॉर्म ऑफ द फैमिली, तो हम वो डिसिप्लिन लग कर भी सकते हैं। लूज़ तब छोड़ा जाता है, जब तक कहीं न कहीं थोड़ा हम लूज़ होते हैं। और फिर ये भी क्लियर है कि अगर हम इतना सा भी लूज है, तो वो जो बाहर के इन्फ्लुएंस में आते-आते वो इतना हो जाएगा। तो इसलिए अपनी ये ज़िम्मेवारी समझकर, अगर हम अपनी जीवन को इतना पावरफुल बनाएँ, तो ज़रूरी नहीं है हमको बोलना पड़े, लेकिन हमको देख के भी व्यक्ति में एनर्जी आएगी, सीखता भी है, और अगर वो जो खुद की डिसिप्लिन्ड लाइफ है, वो आँख भी दिखाता है ना, तो दूसरा समझ जाता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है।
वो एनर्जी होती है, इट इज़ नॉट कि डर से होता है, लेकिन वो एक एनर्जी है। तो वो रिस्पेक्ट, वही हमारा रिस्पेक्ट है। तो केवल नारी एक शब्द का नहीं है, एक चोला नहीं है आत्मा ने जो पहना है उसके रिस्पेक्ट है, लेकिन ये जो डिसिप्लिन नारियों में है, वो एक रिस्पेक्ट की निशानी है। ये जो संस्कार, सहन शक्ति, अगर हम बड़ों के सामने कुछ भी हो जाए बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना है, तो ये जो देखता है कि नहीं कुछ भी हुआ, फादर ने कुछ भी कहा जवाब नहीं दिया या इरिटेट होके नहीं बोला, चाहे काम कितना भी है, लेकिन वो इरिटेट नहीं हुई। इसी तरह घर में कितने सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे संबंधों को अगर वर्किंग है तो वर्किंग का भी संभालते हुए, फिर इधर इन लॉज है या जितने भी बड़े हैं घर में, और प्लस जो पार्टनर है, फादर है, तो उन सब के सामने भी हमारी सहन शक्ति रही। तो इट इज नॉट कि एक दर्द है कि चुप सहन करना पड़ रहा है। सहन तो करते हैं कभी कभी, लेकिन क्या करें, चुप बोलना, चुप बैठना पड़ता है, सहन, और कोई चॉइस नहीं इस फीलिंग से सहन करना। और एक है, कोई बात नहीं, वो बोल रहे हैं, उनकी अपनी फीलिंग्स है, वो बता रहे हैं, नॉट कि मेरे सेल्फ एस्टीम पे कोई हर्ट हो रहा है, तो वो दर्द नहीं लगता है, वो वो मुझे हर्ट नहीं करता है। तो बिना हर्ट हुए सहन करना, ये जब वो बच्चा देखेगा, जब हमारे घर वाले देखेंगे, हमारे हमारे फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा बाबा, तो शुरू में यू कैन इमेजिन जब एक नारी को, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी उस समय की, और नारियों को उठाना, तो उस समय कितना अपोज हुआ होगा वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कि कई बार तो लाइफ अटेम्प्ट्स भी हुए उनके ऊपर, और बहुत अपने बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी के पीक पर थे उस समय। लेकिन उस समय जब यहाँ इस तरफ आए, जब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया और फिर ये ज्ञान, तो पूरा समाज उनके अगेंस्ट में हो गया। मतलब इतने रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड थे अपने समय के, लेकिन और फिर एक बार किसी, वही जो हमारे, जो उनके सिस्टर्स आई और ज्ञान सुनती थी, उनमें से ही उनके कोई रिलेटिव उनको पुलिस स्टेशन पे बुलाया, और ब्रह्मा बाबा को स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे, और फिर एक दादी भी हमारी, एक मतलब एक बहन भी दादी ब्रह्मा बाबा के साथ थी, और उनको गाली, मतलब गाली गलौज देने लगे, तुम्हारे कारण, तुमने ऐसे किया, तुम ऐसे हो। तो क्योंकि एक प्योरिटी के ऊपर नारी को कैसे अपना सम्मान दिया जाए, इसकी इसकी शिक्षा मिलती थी। तो वो बहुत इस तरह से बोला, और 1 घंटे तक बोलता रहा बाबा को। बाबा ने सुना। अब साथ में जो बहन थी, जो इवेंचुअली बाद में वो चीफ बनी दादी, तो उसने कहा बाबा मैं बोलूं, क्योंकि उन्हीं उसी के जीजा थे जिन्होंने बुलाया और ऐसे ऐसे बोला। बाबा ने कहा नहीं, तुमको कुछ इशारा कर दिया। 1 घंटा सुन के फिर बाबा बोले, प्यार से उसको देखा, बोला ठीक है। फिर वो पुलिस ने ही उसको, उनको स्टॉप किया कि अब तुम जाओ। वो गए, और एज यूजुअल, इतना सा भी कि वो इंसिडेंट का कुछ असर हुआ हो, वो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं। और वो इंसिडेंट आज हमको इसलिए मालूम है क्योंकि वो बहन थी उसके साथ, अगर वो नहीं होती तो शायद बाबा तो बाद में कभी वर्णन भी नहीं किया कि ऐसा किसी ने किया। इसको क्या कहेंगे, एपिटोम ऑफ टॉलरेंस पार। तो इस तरह की अगर हमारे में टॉलरेंस होगी, तो क्या होगा, वो हमारी वाइब्रेशंस, जो भी हमारे साथ में है, बच्चे हैं, उनको ऑटोमेटिक टॉलरेंस की एनर्जी मिलती है। जो कभी कभी हम कहते हैं ना कि बच्चों में आजकल टॉलरेंस नहीं है, कभी सुन नहीं सकते, किसी का देख नहीं सकते। कारण क्या है, समवेयर हमको देखना है। तो इसलिए वुमेन मतलब वो शक्ति जिसमें ये है, ये सारी शक्तियां है, ओनली वो
इसलिए वुमेन कोई फिजिकल की बात नहीं है। शक्ति एक फेमिनाइन फिगर होता है। शक्ति बोलते हैं ना, वो एक फेमिनाइन है, सहन शक्ति। इसलिए शक्ति को कभी भी देवी का रूप बताते हैं। अब देवी कोई जेंडर नहीं है। हम कहेंगे लेडीज है देवी, इट इज नॉट ए जेंडर, इट इज अ फेमिनाइन शक्ति। तो इसलिए नारी मतलब ही जिनमें ये शक्तियां हो। तो वो शक्ति कोई जेंडर की बात नहीं है, मतलब ऑलरेडी ये शक्ति है। तो इस शक्तियों को एक्टिवेट करना ये है फाउंडेशन। और उसके लिए अपना खुद का स्वरूप वैसा चाहिए। तो जब हमारा हमारा अपना स्वरूप होगा, हमको पता नहीं चलता है। हम सोचते छोटा है, उसको क्या पता चलता है, मैं जोर जोर से बोल दूं, ये कर दूं। बट इट इज अ वाइब्रेशन। चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो एनर्जी तो कैच करता है ना। बल्कि छोटा है वो तो और समझदार होता है। तो वो अगर उनके अंदर मुझे ये भरना है तो क्या करना होगा? मुझे लगता है कि ये सुनते नहीं है। तो समवेयर हमने कम सुना है। हमें सुनने की शक्ति नहीं है, इसलिए उनमें नहीं सुननी। वो सहन कर नहीं रहे, तो समवेयर ये जिम्मेवारी लेना और फिर अपने आप को उस तरीके से ढालना। देयरफॉर वुमेन मतलब इस मानव जाति, इंसानियत का फाउंडेशन है। तो अगर जिम्मेवारी भी है लेकिन पावर भी है। जो जिम्मेवार होता है ना, जैसे बीज है, तो उसके अंदर शक्ति भी तो पूरी है ना। तो जिम्मेवारी भी है लेकिन पावर, कि मैं कर सकती हूँ। मैं जितना चुप बैठना चाहूँ, जितना पॉजिटिव लेना चाहूँ, उतना मैं ले सकती हूँ। इट इज नॉट ऐसे कैसे बोल दिया, हो ही नहीं सकता है, मैं कैसे ले सकती हूँ, मुझे कोई इतना बोलता है, कोई मैं पत्थर थोड़ी हूँ। हम जितना हर स्टेटमेंट को पॉजिटिव ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वुमेन पावर। तो इसलिए अगर हम इस पावर को एक्टिवेट करें, वो ये दिन हमको याद दिलाता है। केवल ये दिन वो नहीं है कि नारी कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, हर क्षेत्र में नारी आगे है। वो तो एक फिजिकल है। वो तो आप पढ़ाई करो, वो करो, वो तो सब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये शक्ति नहीं, तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। वो दोनों एक ही बात है। लेकिन इस शक्ति को जिसने एक्टिवेट किया, वो है नारी शक्ति। उसकी रिस्पेक्ट है, उसका आदर है और उसकी कीमत है। वो है मनुष्य जाति का धरोहर, मनुष्य जाति का मेन इंस्पिरेशन। तो इसकी शक्ति को पहचाने, तो आज का दिवस तभी हम सेलिब्रेट कर सकेंगे जब हम अपनी शक्ति को, कि हम जितना चुप अंदर से बैठना चाहे, जितना पॉजिटिव करना चाहे, करेंगे। और कर सकते, करेंगे। ठीक है, हो सकता है। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स हमारी संगीता दीदी जी का। अभी मैं डॉक्टर धवन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का जो विषय है उस पर आप अपने भी इनपुट्स हमारे बीच में रखें। डॉक्टर धवन। कि आपने इतने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है, और जो कुछ आप कह रहे थे एक तरह से पूरा पूरी जिंदगी में कि हमने क्या देखा और क्या किया। और मैं आपसे कुछ और चीजें कहना चाहूंगी कि जो साइंटिफिकली भी हम लोग बोलते हैं, जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, जो पहले 1000 दिन हैं, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से वो 9 महीने तो माँ के पेट में होता है, और पुराने जब हम पढ़ते हैं संस्कारों में भी लिखा हुआ है कि माँ का मूड कैसा था, उसके बेसिस पे भी बच्चे पे बहुत असर पड़ता है कि जब वो बच्चे को कैरी करे हुए है। और उसके बाद में भी बच्चे का सबसे क्लोज रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ होती है। और हमारे बिना कहे कितना कुछ वो हमसे सीखते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बच्चों को गलत कहेंगे कि
बोल दो हम घर में नहीं है, फ़ोन पे बोल दो। आप उनको सच बोलना सिखा पाएँगे, उसके बाद नहीं सिखा पाएँगे, वो भी वही कुछ करेंगे। और जैसा आपने एक और वर्णन किया था, मेरा बेटा वकील है और हमारे में ऑफ़ कोर्स मेरे ससुर थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी वकालत की। और उसको मैंने पूछा एक दिन, क्योंकि मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कि बेटा तेरे को शौक कैसे पड़ा था क्यों? और वो इतना था कि क्लास 12 में उसको मैं पढ़ने को बोलती थी, लॉ एंट्रेंस की तैयारी चल रही है, पढ़ने की नहीं बोर्ड की नहीं चल रही है, कि वकील बनना है। तो कहता है आपने बचपन में मुझे बोलते थे कि वो बहस करता था, तो मैंने कहा तू तो वकील बनेगा। तो वो उसके दिमाग में घुस गया कि मैं शायद वकालत ही करूंगा, कि बहस करने में अच्छा हूँ, या तो वो मैं कहा तू वकील बनेगा। तो ही सेड, वो सुन के मुझे समहाउ लगा कि इट्स अ गुड लाइन। सो सो इस तरह वो विश्वास में बदल जाता है जो कुछ आप करते हैं। और एक चीज और जो मैंने उसी में देखा था, मेरी मासी हमारे घर के पास रहती थी, तो वो रोज शाम को हमारे घर आ जाती थी और मैं ऑफिस से आती थी, रात को उन्हें छोड़ने जाती थी। तो एक दिन बाहर ये छोड़ने जाने लगे, आप नहीं जाओगे छोड़ने। ठीक है, मैं बाहर बैठ गई इसको गोद में लेके, और मैंने उसको ऐसे ही कहा, बेटा जब तेरी मम्मी बड़ी हो जाए, जैसे मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और तू बच्चे तेरे को छोड़ने नहीं जाने देंगे, तो तुझे कैसा लगेगा? और उस दिन के बाद जब मेरी मासी आती थी और मैं कभी टूर पे भी होती थी ना, उनको कहता था मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, मैं छोड़ाता हूँ। तो दैट इज व्हाट, कि बिना कुछ कहे उसको सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि जस्ट इमेजिन। तो ये छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा असर हो जाते हैं। नाउ आई जस्ट कम टू जो आपने और इतना कुछ बताया, वुमेन एम्पावरमेंट और रोल ऑफ वुमेन, उसमें मैं कुछ थोड़ा-सा और कहना चाहती हूँ, और स्पेशली इस जनरेशन के लिए। और आपने एक और एग्जाम्पल जैसे दिया था, कि मुझे ये लगता है कि जो हमसे पहले की जनरेशन थी, स्पेशली मेरे पेरेंट्स की, उसमें इतने सारे बच्चे होते थे कि सहन शक्ति बच्चों में आप ऐसे ही आ जाती थी। एक ने कुछ मांगा, कभी मिला कभी नहीं मिला। अभी बच्चे के मांगने से पहले चीज हाजिर होती है। और इसलिए मैं इस जनरेशन को कहती हूँ कि दिस जनरेशन इज ऑफ इंटाइटलमेंट। उनको लगता है ये चीज मुझे चाहिए, और वो चीज मुझे चाहिए से एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि वो फिर किसी की नहीं सुन सकते, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो ऑफिस में हो। कि मैं अपने ऑफिस में देखती हूँ, पहले तो यही कि हम ऑफ ले रहे हैं, 6 महीने की छुट्टी ले रहे हैं, या हम देखेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि उनके पास पैसे इतने हैं कि उनको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, इतने पैसे माँ बाप के पास हैं, हम खर्च कर सकते हैं, तो हम किसी की क्यों सहें। किसी बॉस ने कुछ बोल दिया, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, किसी ने बोल दिया रुक के काम करो, आप ये काम खत्म करना है इसलिए छुट्टी नहीं देंगे, ये पड़ी है चिट्ठी, हम रिजाइन कर रहे हैं। तो इससे वो जो सहन शक्ति की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ घर में नहीं, बाहर भी वही हालत है। और वही चीज घर के, अगर आप रिश्तों में भी देखो, कि चाहे एक भाई बहन होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, इवन भाई बहन इतना कुछ होते हुए भी एक लड़ाई करने से हटते नहीं है, उनको कुछ नहीं होता, रिश्तों की वैल्यू ही नहीं है। और दूसरा है कि हम मीन्स जो मोबाइल फोन है, उसने शायद रिश्ते खत्म कर दिए हैं। क्योंकि आप सारा का सारा टाइम आप किसी के घर भी जाएंगे, पता नहीं अगर 1 घंटा मोबाइल नहीं देखा तो क्या हो जाएगा, मोबाइल हाथ में होगा, तो हम बात करते हुए भी कंसंट्रेट नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग न्यू ईयर आया, बर्थडे आया, आप हमेशा सोचोगे विश कर दें। अब हमारी व्हाट्सएप पे इतनी लंबी लिस्ट होती है, एक ने विश करना शुरू किया, आप सोचते ही नहीं हो ये कौन है, आप उसको साथ में कर देते हो हैप्पी बर्थडे, बिना सोचे ये कौन जना है। और एक बार तो हमारे ग्रुप में ऐसा हुआ था कि उन्होंने लिखा सॉरी फॉर पोस्टिंग ऑन अ रॉन्ग ग्रुप, जब तक आधे लोग विश भी कर चुके थे। तो यू डोंट इवन बॉदर कि किसका बर्थडे है, तो आप इतना भी टाइम नहीं लगाते हो उसको अपनी ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। तो अभी, और दूसरा जो स्पेशली अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं बहुत फैमिलीज में देखती हूँ कि हम लड़की को बड़ा करने में और लड़के को बड़ा करने में थोड़ा सा भेदभाव रखते हैं।
हाँ, बहुत ज़्यादा ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा बोला। और जिस तरह की आपको कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि मैं कल किसी को बोल रही थी, आई सेड आई आई वाज़ वेरी लकी दैट हम सिर्फ 2 बहनें थी, तो मुझे ये भेदभाव नहीं सहना पड़ा कि दोनों लड़कियाँ हैं तो क्या करेंगे माँ-बाप बेचारे, वैसे ही पालेंगे ना दोनों को बराबर। और हमारी फैमिली में वैसे भी था। मीन्स मेरी जो दादी थी, वो खुद पढ़ी लिखी थी, उस हिसाब से बहुत पढ़ी लिखी थी कि हमारे घर हिंदी की अखबार भी आएगी, वो चिट्ठी भी लिखेंगी, सब कुछ करेंगी। लेकिन उनका एक चीज जो बहुत घर में होती थी, अनलाइक मेनी अदर फैमिलीज, कि नॉर्मली घरों में सिखाते हैं तुमको दूसरे घर जाना है, खाना बनाना सीखो, वो बिल्कुल उल्टी थी। वो बोलती थी तुम पढ़ो, अगर घर का काम बहुत आसान होता है, अगर ये घर का काम करने लग गई तो पढ़ेंगे नहीं। सो दैट इज व्हाट हमको आज भी अपनी लड़कियों को भी बोलता है और लड़कों को भी बोलता है कि भैया तुम भी खाना बनाना सीखो, तुम्हारी बीवी प्रोफेशनल होगी, उसका हाथ बंटाना है, ना कि ये बोलो ये तो जोरू का गुलाम है तो रोटी बनाता है। टीच देम, दे हैव टू डू इट। और लड़कियों को भी सिखाओ कि देखो सब कुछ इस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जने की नहीं है, तो दोनों को मिलके करना है। और जो अच्छे संस्कार हैं वो सिर्फ देखने से आते हैं, आप पढ़ा नहीं सकते हो उनको, आपको खुद फॉलो करना है उनको। दे इम्बाइब, जैसे घर का क्या कल्चर है वो, और आप खुद देखेंगे कि कौन सा घर कैसा है। जब हम बच्चों की भी शादी करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं घर कैसा है, कि उनके संस्कार कैसे हैं, तो पता चल जाता है वो बहुत हद तक। और फैमिली से ही संस्कार आते हैं, कुछ हद तक स्कूल से भी आते हैं, उनकी जो कंपनी कैसी है उसमें भी आता है। और दूसरा चीज है कि आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उन पे ट्रस्ट करना है कि इट्स नॉट कि तुम कहाँ गए क्यों गए, उनको पता है ये मेरे घर की वैल्यूज है, ठीक है, नाउ यू नो व्हाट टू डू। देनी पड़ती है बहुत हद तक। आजकल क्या, आई से इवन मेरे टाइम पे, एंड आई शेयर माय ओन एग्जांपल, मेरे पेरेंट्स को एक तरह से था कि बीएड करना और स्कूल में टीचर बनना। और मे बी मेरे थोड़े से सोच अलग थी, तो मुझे घर से भेजा गया कि बीएड का फॉर्म भर के आओ। और मैं और मेरी एक और फ्रेंड, दोनों उस दिन हमने पिक्चर देखी, 3:30 बज गए, मैंने कहा चलो अब घर जाते हैं, लास्ट डेट खत्म, तो बीएड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पीएचडी करनी थी। थोड़ी सी डांट पड़ी, कौन सी एडमिशन हो गई थी, फॉर्म तो भर के आते। सो आई सेड ठीक है, पीएचडी करनी है, दिमाग में आया हुआ है, तो मुझे लेक्चरर बनना है, इसलिए मुझे बीएड नहीं करनी, मुझे पीएचडी करनी है। करने दी गई उसके बाद। तो इसलिए जो सपने हैं बच्चों के, मेरे ख्याल उनको वो भी हमें पूरे करने देने चाहिए, क्योंकि हर जॉब में, हर जगह स्ट्रेस तो होगा। अगर अपनी मनपसंद फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो हम वो स्ट्रेस बहुत आराम से ले लेंगे। और वही चीज किसी और ने करी होगी तो हम रोज कहेंगे देखो इन्होंने बोला था ना, मेरी जिंदगी खराब कर दी। इट्स गुड, वो नहीं सुनो, तुमने चूज किया ना, अब तुम चलाओ अपनी जिंदगी। तो जस्ट इनिशियल मेरा यही रहेगा कहना। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स आपका। ये तो थी। अभी मैं मेघा बहन को बुलाना चाहूंगी। मेघा बहन, हाँ, आप इंडियन ऑयल में मैनेजर हैं और वहां पर आप जॉब करती हैं और पिछले 10 सालों से आप ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हुई हैं और डेली क्लास करते हैं। भले ऑफलाइन नहीं भी होते हैं तो कई बार ऑन, मतलब कहीं और भी होते हैं तो, लेकिन डेली क्लास करते हैं। तो मैं बहन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आके अपना सीट लेंगे। Thank you, Om Shanti. Thank you, Medha Didi, for inviting me. So let's start the panel discussion. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मिस दीपिका जिंदल से है
She is a businesswoman. She is a homemaker. Also, she has been practicing spirituality and she has been contributing wonderfully in all the spheres. अच्छा, और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने तीनों ही स्फेयर्स में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो दीपिका जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी ये जर्नी कि हम आप तीनों ही स्फेयर्स में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं। अलग-अलग संस्कारों के अलग-अलग बिहेवियर पैटर्न्स के लोग आपको मिलते हैं, घरों में भी होते हैं, ऑफिसेज़ में भी होते हैं। और बीइंग अ लीडर, बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आल्सो टू मैनेज पीपल। और आपको स्पिरिचुअलिटी ने किस हद तक हेल्प किया आपकी जर्नी राजयोगा में आके, हाउ इट हैज़ empowered you also in all the three spheres. Please share. Om Shanti, and thank you for having me here on the stage. जो जिंदगी एक्चुअली अगर मैं बोलूँ, ये तीन जो है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी, एक तरह से इंटरमिंगल भी है, एक तरह से अलग भी है, पर एक तरह से इकट्ठा भी है। और लकीली मेरी परवरिश एक शुरू से बचपन से जॉइंट फैमिली में हुई थी। शादी से पहले भी मैं जॉइंट फैमिली में थी और शादी के बाद भी मैं बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में आई। तो बचपन के जैसे अभी दोनों ने कहा था कि संस्कार, फैमिली के संस्कार बहुत हेल्प करते हैं लाइफ में। तो काफ़ी हद तक मदर की डिसिप्लिन ने मुझे बहुत हेल्प किया। उस समय बचपन में आप सोचते कि पता नहीं, अलाउ नहीं करते, ये भी नहीं करते, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ कुछ अलाउ ही नहीं है, घर भी नहीं, बाहर भी नहीं जा सकते। पर जब आप शादी कर कर आकर अगर आपको एक थोड़ा ट्रेडिशनल फैमिली मिलता है, तो आप फिर ये सब चीज़ बहुत इजी से अपने आप को हैंडल कर कर ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का शौक तो मुझे काफ़ी सालों से था, बिफोर आई जॉइन राजयोगा ऑल्सो। मैं पहले से ही बहुत इंटरेस्टेड थी। और आई थिंक ये आध्यात्मिक खोज मेरी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्टेड था और प्रोफेशनल लाइफ से भी कनेक्टेड था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लाइफ में आते हैं जिसके आपको समझ नहीं है या आंसर्स नहीं मिलते, और आपको लगता है ये क्यों हो रही है मेरी ज़िंदगी में, और इसका हकदार मैं क्यों, क्योंकि आपको लगता है आप हर तरह से अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही हो करना चाह रहे हैं, फिर भी आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। तो आई थिंक मैंने जो सीखा उस स्पिरिचुअल लाइफ के साथ-साथ, जब मैं राजयोगा में आई, तो मुझे जो क्वेश्चंस फिर भी थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे थे पहले, जिसकी मैं बोलूँ मुझे समझ नहीं थी कि ये फिर भी। और जब राजयोगा मेडिटेशन में आए ना, तो सारा जो कंफ्यूजन या जो आदमी में रहता है कि कैसे और क्यों, और ये सब क्वेश्चंस एकदम क्लियरली आ गया माइंड में अंदर। और कोई फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स रहेंगे और वो आएंगे, पर जिस तरह से आप हैंडल करते हो इतनी इजीली और इतनी नॉन कंफ्यूजिंग वे में करते हो कि वो सब चीज बहुत सहज फील होता है, और वो मुश्किल मुश्किल नहीं लगता है। एक लगता है कि एक सीख है, और ये हमारी लाइफ का एक कर्मा है जो हमें फॉलो करना और अंडरस्टैंड करना है। तो आई थिंक ये प्रोफेशनल, पर्सनल, और क्योंकि दोनों ही आपको हैंडल करना पड़ता है, दोनों ही में आपको यही अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके बहुत थिन लाइन है। जब आप हाउस मेकर भी हो और प्रोफेशनल भी हो, तो घर के प्रॉब्लम्स प्रोफेशन में भी चले जाते, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स घर में भी आ जाते। पर उसको कैसे बैलेंस करना, ये राजयोगा बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाता है, और यही आपकी शक्ति बनती है और स्ट्रेंथ बनती है, और जिससे आपकी लाइफ, जैसे अभी दीदी ने कहा, भी डॉक्टर धवन ने भी कहा कि यू आर द सेंट्रल ऑफ योर होम और एनी स्पेस यू आर अ लीडर इन। और अगर आप अपने आप को उस तरह से हैंडल करोगे, तो सारा जो वाइब्रेशन चारों तरफ जाता है वो इक्वली इजी और अच्छा हो जाता है और सेटल हो जाता है। तो ये ज्ञान से बहुत कुछ प्राप्ति मिली है, ये मैं 4 साल से कर रही हूँ। पर जो आज मुझे ये आत्मविश्वास, जो एक आंतरिक शक्ति और एक सुख शांति की जो फीलिंग आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स, उससे मुझे कोई घबराहट ना कोई डर लगता है। तो उसके यही मुझे था शेयर करने के लिए। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू दीपिका जिंदल जी, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। अब मेरा सवाल है डॉक्टर धवन से कि वो भी अलग-अलग पोजीशंस पे एक्सेल करती हैं। शी इज़ आल्सो अ होम मेकर एंड अ मदर ऑफ अ लॉयर व्हिच मदर इन लॉ आल्सो। सो मतलब आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। तो इतना सब करते हुए मेरा सवाल है कि अपने लिए अपने वेलबींग, हम जनरली क्या होता है वीमेन वी फॉरगेट आवरसेल्फ, हम इतना इंटैंगल हो जाते हैं, इतना हर चीज में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और खुद को भूल जाते हैं और एट लास्ट हम एक हर्ट क्रिएट कर लेते हैं कि नोबडी आस्क। सो माय क्वेश्चन फ्रॉम यू कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर वेलबींग एंड हाउ टू टेक दैट मी टाइम आउट ऑफ आवर इतना बिजी शेड्यूल से हम अपना मी टाइम कैसे निकालें और उस मी टाइम में हम क्या करें कि जिससे हम एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी बन के और बेटर कंट्रीब्यूट करें। ओम शांति। और जो आपने सवाल किया है, मैं ऑफ कोर्स ब्रह्म कुमारी के कांटेक्ट में बहुत कम टाइम पहले आई हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर दुबई में जब कॉप की मीटिंग थी, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इनके ऊपर काम करते हैं। तो वहां पे उन लोग का भी सेशन, वहां पे वो हर साल कॉप जो पार्टीज की मीटिंग होती है, सारे देशों के लोग आते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे क्या किया जाए। तो स्पिरिचुअलिटी का भी वहां पे रहता है कि उस तरह से हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो तब मेरा पहली बार एक तरह से इंटरेक्शन हुआ था। और उसके बाद हमने लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा हम इवेंट करते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, अभी कल ही खत्म हुआ है, और हमने सिस्टर शिवानी को बुलाया था। और उस जब सिस्टर शिवानी आई उसमें, तो पहली बार जैसे होता है कि मुझे लगा, और मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए, वो 10-15 मिनट पहले आ गई थी। और जैसे हम लोग स्पेशली जब अगर आपको ऑफिस चलाना है तो आपको बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ती हैं। डिसिप्लिन रखना है, कुछ भी रखना है, जैसे आपने बोला कि बहुत जरूरी होता है। और गुस्सा भी आ जाता है, मुझे भी आ जाता है, अभी भी आता है, आई वोंट से नहीं आता, अभी भी आता है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये गलत क्यों हुआ। तो मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा कि क्या करें। और आप एक तरह सबके लिए जो भी आप डिसीजन लोगे वो सबके लिए अच्छा नहीं होगा, कुछ लोग के लिए तो खराब होगा वो डिसीजन। कि आपने जैसे किया कि जो काम नहीं कर रहे हैं उन लोग को हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे, नेचुरली वो लोग तो तुमको बुरा ही बोलेंगे कि ये इनको देखो क्या हो रहा है। किसी को आप डांट भी दोगे, किसी को बोलोगे लेट क्यों आ रहे हो। तो ये सारा करते हुए तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि अगर तुम लार्जर इंटरेस्ट में देख रहे हो इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको डांटना भी पड़ेगा, आपको डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। तो एक तरह से आपको लगता है ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे माउंट आबू बुलाया, और हमारा तीन तीन दिन रुक पाई थी मैं, क्योंकि फिर मुझे वापस आना पड़ रहा था। और उन 3 दिनों में जो अब कहते हैं कि आप कैसे स्ट्रांग बनो और आपको क्या करना है, क्योंकि यू ऑल्सो गेट हर्ट। आपको लगता है मैं सुबह से शाम काम कर रही हूँ और फिर भी किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, या किसी ने मुझे बिल्कुल भी मेरी तारीफ नहीं करी, मैंने उनके लिए इतना किया। तो वहां पर जाके जैसे हुआ कि तुम्हारा रोल क्या है, व्हाई दिस ईगो। तुमने अपना किया, तुमको अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा भी कर रहा है तो तुमको उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स भेजनी है। वो जना अंदर से कितना हर्ट होगा जिसने आपको ऐसा बोला। और इट इज नॉट कि आप ऊपर से क्या बोल रहे हो, आपकी अंदर की फीलिंग्स कैसी है। तो उसी से दूसरे जने को वाइब्स जाएंगी और वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा। तो बहुत कुछ वहां सीखने उस वाली मीन्स वहां पे जाके मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो मैं यही बोलती हूँ कि वी हैव बिकम ए बेटर इंडिविजुअल। और वहां और भी जो इतना कुछ देखा इन टर्म्स ऑफ कि कुछ आई मस्ट से कि बिल्कुल भी एक तरह से आप लोगों ने शोर नहीं मचाया कि हम सस्टेनेबिलिटी में कितना कर रहे हैं। पूरा सोलर जो खेती कर रहे हैं, उसके साथ वैदिक खेती, योगिक, तो वो सब करते हुए कि
एक तरह आपके विचार आपके आसपास की स्पेस को, एनवायरनमेंट को कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव बना पाते हैं। तो अभी भी कई बार बहुत गुस्सा आता है किसी बात पे और फिर मैं इमीडिएटली सोचती हूँ क्या होगा? अगर मैं गुस्सा करूँगी सबसे पहले तो मेरा नुकसान होगा। उसके बाद ये 4 जने और जिनको मैं डाँटूँगी ये और 8 को डाँटेंगे तो पूरा का पूरा काम ही नहीं होगा कि ऑफ़िस में भी काम ही नहीं होगा, सब एक-दूसरे पे चिल्ला रहे होंगे या बुराई कर रहे होंगे, तो चुप हो जाओ। 5 मिनट के बाद शांति करके तब तो मैं बोलती हूँ अभी नहीं मैं बात कर रही, बाद में करूँगी, अभी मैं बिज़ी हूँ। मेरा भी गुस्सा उतर जाए फिर मैं बुला के बोलती हूँ कि देखो ये ऐसा करा तो बताओ क्या असर हुआ? कि और कितनी बार होता है, अब तो हो चुका, अब डाँट के क्या होगा? कि आज ही मीन्स वी जस्ट कंक्लूडेड अपना एक कितना बड़ा हमारा था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, खूब अखबार में आया, सब कुछ आया। और मैं टिपिकली जब ये सब होता था तो उसके बाद गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स को भेजती थी रिपोर्ट। अब आज मैंने जाके पूछा, इस बार मुझे लग रहा है हमने गवर्निंग काउंसिल को इनवाइट ही नहीं किया। सबसे पूछा, तुमने भेजा? नहीं। तुमने भेजा? नहीं। किसकी ड्यूटी थी? उसकी। मैंने कहा किसी की भी नहीं थी, अल्टीमेटली मेरी थी। अब नहीं गया तो हमारी गलती है, अब चुप हो जाओ, कुछ नहीं भेजने की जरूरत, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो गलतियां भी होंगी, कहीं पे हमसे होंगी, कहीं पे किसी 4 और लोगों की है, हो गई। अब शोर मचाएंगे, वहां पे तो मैं ठीक कर नहीं सकती हूँ, इट्स ओनली कि नेक्स्ट ईयर के लिए नोट करके रख लूं। तो सीखने का बेसिकली यही होता है कि जैसे आपने बोला अ, दीपिका जी ने, प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, कुछ और नहीं बदलने वाला है, बदलेगा हमारा नजरिया। और जैसे हम प्लेन में भी बैठते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे पहले अपनी वो लगाओ ऑक्सीजन मास्क बिफोर हेल्पिंग अदर्स, सो देयरफॉर फर्स्ट वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, देन ओनली वी कैन चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस और आसपास के लोगों को। तो सबसे पहले हम ही को खुश रहना है, तब हम किसी और को खुशी दे पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर धवन, आपने बहुत ब्यूटीफुली बोला, एक्सप्लेन किया कि जो गलती हो गई उस पर उससे हमें सीखें, ना कि उसको बार-बार रिपीट करके औरों को हम परेशान करें। तो नेक्स्ट सवाल मेरा संगीता दीदी से है कि दीदी ने बताया कि हमारे जो स हमारा जो एक माँ का संस्कार बच्चे के पर्सनैलिटी में होता है और एक घर में एक फीमेल की बहुत वैल्यू है। तो दीदी होता क्या है जनरली छोटी-छोटी बातों में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हुई, किसी ने मेरी बच्ची जो डेली करती है, मेरे कपड़े खराब कर देती है। तो हम एकदम से हम हमारी स्टेट ऑफ माइंड एकदम गुस्सा, या ऑफ़िस में कुछ काम किया, बॉस ने एकदम उसको रिजेक्ट कर दिया, ये ठीक नहीं किया तुमने। तो छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी खुशी चली जाती है। तो मेरा सवाल दीदी से है कि दीदी असल में ट्रू हैप्पीनेस है क्या? जिसको कि हम रिटेन करें और कैसे छोटी-छोटी चीज़ों में हम अपना मन को स्थिर करके दूसरों को भी इंस्पायर करें? तो दीदी। तो बहुत अच्छा सभी बोल रहे थे, हमें भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था कि कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। तो अब जो छोटी-छोटी बातों की बात है, एक्चुअली अब जैसे ये जो मार्च महीना या ट्रांजिशन चलता है, तो तुरंत हमें किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को बुखार आ रहा है, कहते ये बहुत चेंजिंग चल रहा है ना, तो ये चेंज होता है ना, तो इधर भी चेंज हो जाता है। तो किसको इफेक्ट हो रहा है? सबको नहीं। मौसम तो सबके लिए है, लेकिन असर किसको हो रहा है? कि जिसका इम्यून वीक है। हम्म। मतलब जो भी कभी जो इफेक्ट हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? इम्यून कम है, इसीलिए होता है ना, डॉक्टर सब बैठे हैं ना यहाँ। तो इसका मतलब मुझे अब वो उसने गिरा दिया, मैंने ऑफिस के लिए ड्रेसअप किया, तैयार हुई, लेट हो गया, और तो जल्दी क्यों? हाँ ठीक है, लेट हो रहा था वो, पर
गुस्सा आना, जबकि हमको पता है ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि अगर मैंने चिल्ला दिया तो और उसका भी मूड ऑफ हो जाएगा, वो भी स्कूल नहीं जाएगा, फिर वो तो कितने सारे उसके चेन है, फिर वो बस चली जाती है, ये हो जाता है, वो रूठ के बैठ जाता है, फिर हम तो ठीक हो जाते हैं लेकिन उसका रूठना चलता ही रहता है। तो जबकि हमें पता है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है ना। तो बात इतनी सी होती है और वो इतनी बड़ी बात हो के फिर कितना हो जाता है कि कितने बार, ये रियल एग्जांपल, वो गिर गया, दोनों माँ बाप बेटे बैठे थे ब्रेकफास्ट पे, इतना सा कुछ वो चाय ले रहा था, उसके ऊपर गिरा दिया, ड्रेसअप करके बैठा हुआ था फादर कि अभी जल्दी निकलना है, मीटिंग है, आज 15-20 मिनट जल्दी निकलना है। अब वो पूरा ड्रेस वैसा हो गया, जोर से चिल्लाया उसको, उसका मूड ऑफ हो गया, रोने लगा, खाना नहीं खाया, बस आई, चली गई, अब वो बस में जा ही नहीं रहा है, स्कूल ही नहीं जा रहा है, कैसे भी करके अब इसको मनाया, फिर फादर ने उसने तो रेडी किया स्कूल के लिए, तब तक क्योंकि टेस्ट था, फिर तब तक तो बस तो चली गई, फिर उसको छोड़ना है मतलब उसको फिर लेट हो जाएगा, फिर वो छोड़ के आया, फिर जल्दी जल्दी आके फिर गया, तब तक फिर वो मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ही रह गया। सो ऑल द चेन, फिर वहां ऑफिस पहुंचा तो मीटिंग के लिए जो मेन लिखा था वो तो वहीं रह गया, और फिर बोलते पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, किसका मुंह देखना था, मुंह किसका देखा था। इतना सा था कि अगर वो गिर गया, इतना बोलता है बेटे जब मैं आपकी एज की था ना, पता नहीं मैं कितना गिरा देता, तुमने तो कुछ नहीं किया, बस इतना सा बोल के हल्का करना था। तो हमने वो सिचुएशन को इतना हैवी कर दिया, और फिर बोलते कि ये हुआ, ये पता नहीं क्या हो गया, कौन किसका मुंह। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, तो उस समय जब इतनी रॉन्ग सिचुएशन है, मुझे ड्रास्टिकली उसको पॉजिटिव बनाना है एकदम, तब क्या करना पड़ेगा कि ठीक है, मतलब पहले से वो एक शांति का संस्कार चाहिए ना, जिसका वैसे ही नेचर होता है, संस्कार होता है क्रोध का, तो थोड़ा सा वो जैसे इन्फ्लेमेटरी होता है ना, तो थोड़ा सा वो कुछ इतना सा डालते वो इन्फ्लेमेशन जल्दी कैच करती है। तो बेसिकली वो संस्कार जो हमारा नेचर पे अगर हम वर्क करते हैं कि कुछ भी हो जाए, एक शांति का संस्कार, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। रोज रोज संस्कार भी कैसे बनते, जब हम रोज रोज वही थॉट क्रिएट करते रहते हैं, और वो थॉट कब क्रिएट करते हैं, जब वैसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। मुझे रोज रोज कहेगा तुम शांत स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम बहुत पावरफुल सोल हो, तुम रह सकती हो, तुम हो, मुझे ऐसे बोला जाए, तो मेरे अंदर वो संस्कार एक्टिवेट होते हैं, और वो संस्कार फिर मुझे उस समय 10-15 मिनट रोज मैं करती हूँ, फिर रोज वैसे सुनती हूँ, पूरे दिन में वो याद रहता है। फिर तो ऐसे करते करते जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, इतनी सी बात हुई और तुरंत हम एकदम फिर भी साइलेंट रह सकते हैं। तो ये संस्कार जब पावरफुल इस तरह बन जाते हैं, यही ये हमारा पावर है, विक्ट्री है। और इसी के लिए, तो इसलिए हमको कोई भी बात हो, तुरंत हम पॉजिटिव कैसे बनाए उसको, वो एनर्जी मुझे चाहिए, उसको इमीडिएटली चेंज करे, पॉजिटिव करे, न कि उसको एक ये हो गया फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है हो गया ना, उसको लाइट कैसे करे, सहज कैसे करे। कुछ कभी कभी एकदम जल्दी हम करते हैं कि ऐसे नहीं, आप पूरा ड्रेसअप हो गए, और उस समय किसी ने कहा कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं ये ड्रेस नहीं पहनो, ये ड्रेस पहनो। अब उस समय थोड़ा भी ये थॉट आया क्या है, ओके ठीक है ये करना, ये कर लिया, बात को छोटी करना या बात को बड़ी बनाना। अब हमने इतना सा भी इरिटेशन दिखाई और एक रेजिस्ट किया, वो एक संस्कार है। ये नहीं कि मैंने तो इतना सा ही किया, लेकिन वो संस्कार है, और सहज कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे।
तो लाइट हल्का रहने वाला हल्का करता है बात को, एंड दिस इज द ट्रू हैप्पीनेस। इट इज नॉट कि कुछ चीज करो तो आप हैप्पी हो, लेकिन जो भी बात होती है आप उसको एकदम उसको लाइटली लेके पॉजिटिव में चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। ये कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं। हाँ, पर उसके लिए रोज का ये अभ्यास चाहिए जो मेडिटेशन हम यहाँ सीखते हैं। तो रेगुलर हमें जब ये बोला जाता है, जो भी आप यहाँ व्हाइट ड्रेस में देखते हैं, तो सब आपकी तरह ही, आप ही की तरह अलग अलग एटमॉस्फियर एनवायरनमेंट में है, लेकिन एक समय वो आपकी तरह भी, कहीं हम कहते हैं ना बहुत गुस्सा का नेचर था, बहुत ये, लेकिन रोज रोज सुनते गए तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम सोल हो, तुम पावरफुल सोल, तुम शक्ति हो, तुम्हारे में है। तो रोज रोज सुनते सुनते वो, और पता ही नहीं चलता है, सुनते सुनते कैसे वो मेरी एक बिलीफ बन गई, और बिलीफ बन गई तो बात हुई, गुस्सा ही नहीं आया, आया ही नहीं, कंट्रोल नहीं किया, आया ही नहीं। दैट इज कॉल्ड शक्ति। ये है शक्ति, नारी शक्ति जो कहते हैं, वो शक्ति। तो ये मेरी ट्रू हैप्पीनेस है व्हेन आई एक्टिवेट दिस एनर्जी। ओके, Thank you, Didi. With this, we conclude the panel discussion. मैं मेधा दीदी को फिर से इनवाइट करती हूँ कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी कैंडल लाइटिंग के लिए अनुपमा बहन को बुलाऊंगी। रखेंगे। कैंडल लाइटिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर धवन और हमारी दीपिका चिंतन बहन, जुगनू बहन, सीमा मल्होत्रा जी, किरण निजावन बहन, किरण बहन, दमयंती खेतान, ये कैंडल हमारे अंदर की शक्ति को जगाने का सूचक रहेगा। तो बहुत प्यारा हमारी ये शक्ति का गीत भी बजेगा। तो ये सभी का ही अंदर की ये ज्योति जग रही है, यही रियल, ये समझना है। खाली ये तो निमित्त मात्र है जो भी यहाँ ऊपर है। नारी तू है भाग्य
तो ये शक्ति जो हम सब में है, वो है जो शक्ति को एक्टिवेट करना है, और वो शक्ति है पावर मेडिटेशन के। इसलिए शक्ति के साथ शिव का कनेक्शन बताते हैं। तो शक्ति जब शिव से कंबाइंड होती है तब वो शिव शक्ति कहलाती है। तो नारी शक्ति मतलब जब शिव से कंबाइंड, अर्थात उसके साथ मेरा जब कनेक्शन होता है। किसी कहीं भी आप हाथ लगाते हो, जैसे यहाँ भी, इसका जो ठंडक है ऑटोमेटिक फील होगा ही होगा, जो उसका नेचर है। जिसके साथ भी हम एक फिजिकली भी कनेक्ट होते हैं तो उसका असर हमको फील होता है, और जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट होते हो तो फिर उसका भी होगा ही। तो अगर हम इमोशनली ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है तो उसके जो इमोशंस है वो मेरा इमोशंस बनते जाते हैं। हम उसको फील करते जाते और फील करते करते धीरे धीरे वो मैं ही बन जाती। तो अगर मुझे हाईएस्ट, अगर मुझे कंप्लीट पावर चाहिए, कंप्लीट गुडनेस चाहिए, तो कंप्लीट सहन शक्ति चाहिए, तो हाईएस्ट के साथ कनेक्शन करना होगा। दिस इज मेडिटेशन। तो यही हम मेडिटेशन में सीखते हैं कि जब हम परम आत्मा से इमोशनली फिजिकली कनेक्ट होने के लिए हमको साथ में रखना होता है, और जब इमोशनली कनेक्ट करना होता है तो खाली अपना माइंड को, थॉट को उसके साथ कनेक्ट करना है। तो आपको लगता है कि उसकी जो एनर्जी हो वो मेरी एनर्जी बनेगी? बनेगी लगता है। कोई हम नेगेटिव, सपोज किसी ने कुछ गलत किया, अब उसको याद भी करते ना इधर गुस्सा चढ़ जाता है। आपके साथ कुछ नहीं किया, शायद देश के लिए किया होगा, हम उसको याद करते इधर गुस्सा चढ़ता है। ऐसा क्या है? तो जिसके जिसकी पर्सनैलिटी है उसका मुझे असर पड़ता है। तो अगर मैं उसके साथ कनेक्ट करूं तो उसकी, तो अगर मुझे शांति चाहिए तो ऑटोमेटिक मुझे उसके साथ कनेक्ट होना होगा। तो दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो टेस्ट करें थोड़ा सा। आप इस एनर्जी में आए हो जो पूरा सारा दिन यहाँ मेडिटेशन और पॉजिटिविटी यही चलता है। तो जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये, क्योंकि ये एनर्जी भी हमें हेल्प करती है। तो आज हम इस माहौल में हम शक्तियाँ अपने शिव के साथ कनेक्ट करते हैं और उसकी पूरी एनर्जी को डाउनलोड करते हैं। तो अपने आप को हम सब बातों से फ्री करें। सम टाइम के लिए देखिए स्वयं को। थोड़ी देर के लिए अपने इस फिजिकल पोजीशन उस लेयर को थोड़ा साइड में रखें। श्लोक पोजेशन का लेयर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी मेरी पोजीशन है उसके लेयर को निकाल दे। और अब जेंडर का लेयर आता है। उसके पहले फैमिली का लेयर है। मैं मदर हूँ, कभी हम कहते आखिर तो मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, वो लेयर भी हम निकाले, ये मैं हूँ। और अब जेंडर का लेयर,
मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, उस लेयर को भी निकाल देते हैं और अब बचती है एक प्योर एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, प्योर एनर्जी, सोल, आत्मा, जो रूलर है, कंट्रोलर है इस शरीर की, मैं वो आत्मा हूँ। और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अपने आप को देखे बुद्धि रूपी नेत्र से, विजुअलाइज करे एक ज्योतिर्बिंदु इस शरीर में, जो रूलर हूँ, कंट्रोलर हूँ। अब मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते हुए परमात्मा से मिलने ले चलते हैं हम अपने आप को, इस दुनिया से पार। एकदम ऊपर। वैसे भी परमात्मा को ऊपर वाला कहते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट, वो मेरी तरह इस आकाश, तारे, चंद्रमा, सूर्य सबसे पार परम धाम, गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड, और वहां वो परमात्मा जो मेरे जैसे ज्योतिर्बिंदु, इसलिए परमात्मा को परम पिता कहते हैं। और वहां मैं आत्मा परमात्मा से पावरफुल वाइब्रेशंस ले रही हूँ। जैसे सूर्य के सामने पहुंचते ही सूर्य की किरणें स्वतः ही हमें महसूस होती है, इसी तरह शांति के सागर के सामने ऑटोमेटिक शांति की किरणें मुझे आ रही है। मैं स्वयं में शांति से भरपूर हो रही हूँ। शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। जो भी शक्ति चाहिए, जो भी हमको लगता है कमी है, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति,
सामना करने की शक्ति, सारी शक्तियों का भंडार परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे ऊपर, मेरे में ऑटोमेटिक वो सारी शक्ति आ रही है। और मैं अपने आप को उन शक्तियों से भर रही हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिवान सूर्य और मेरे में वो शक्ति स्वयं को फुल करती जा रही हूँ। अपने आप को हर शक्ति से फुल करके अब मैं आत्मा धीरे धीरे जैसे चार्जर से चार्ज कर दिया, अब हम बैटरी आत्मा रूपी बैटरी नीचे आ रहे हैं। और नीचे एकदम नीचे सूर्य चांद तारागण की दुनिया में, और मैं पॉइंट ऑफ लाइट उड़ते उड़ते वापस इस भ्रुकुटी तत्व में विराजमान हो गई। फुली चार्ज्ड, सब शक्तियों से भरकर, और इस भ्रुकुटी में रहते हुए पूरे शरीर में वो शक्ति मैं दे रही हूँ। पूरे शरीर में वो एनर्जी ट्रेवल हो रही है। हाथों में, सेंट्रल पार्ट और नीचे पूरी एनर्जी से भर रहा है। अपने आप को इतनी शक्तिशाली करके अब मैं आत्मा रेडी हूँ। कोई भी बात आ जाए, मेरे में एनर्जी है उसको पॉजिटिव करने में। इसी स्वरूप से अब मैं कार्य करूंगी। मैं शिव की शक्ति, मेरे में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां भरपूर है। ओम